सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ को समय देने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू पोस्ट। सर आने वाले एक साल के लिए सीआईआई की क्या पॉलिसीज रहेगी, इंडिया इंक इन्वेस्टर्स को किस पर ज़्यादा फोकस करके चलना चाहिए? तो हम लोग इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जो अनसर्टेनिटी है, जो ऑलवेज कम्स बिकॉज ऑफ दिस टाइम इट इज़ बिकॉज ऑफ एल नीनो, द क्लाइमेट चेंज, डिलेड मानसून, इस वजह से जो है ये टाइम से अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी। इसके लिए टू कोप विद इट द ओनली वे वी कैन डू इट इज़ टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। कैसे कॉम्पिटिटिव बने, एंड इसके लिए बेसिक चीज़ है कि इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटी वर्क टुवर्ड्स मेकिंग going forward with reforms. 16 reforms we have identified in different areas. One is a foundational reform which includes ease of doing business, कैसे करें, more importantly cost as well as speed of doing business, उसमें कैसे काम करें कि काम जो हो जल्दी हो। सेकेंड चीज़ जो है, इंडिया जो है अभी अंडर एक्सप्लोर्ड एरिया है, हाउ कैन वी हैव मोर एक्सप्लोरेशन फॉर रिसोर्सेज, ऑयल, गैस, ये यहीं पे domestic, and we have said that there's a policy formulation government needs to do and we have recommended to government. In addition to that, two other areas are कि we कृषि पे काम करें हम लोग, क्योंकि हम तो कृषि प्रधान देश ही हैं। उसमें how can we become more vibrant in terms of food production and food processing and become the largest exporter of food. And lastly is of course MSME ध्यान देना चाहिए। ये फाउंडेशनल रिफॉर्म है, 4 फैक्टर रिफॉर्म है, power, logistics, land and labor. We have made some recommendations. We are working with government on this. So this will be broadly the key areas which will help our competitiveness. And as we address competitiveness, I think India can continue to grow, not just at 6 or 7, but at more than 8 or 9%. सर पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंडिया इंक के परफॉर्मेंस थोड़े वीक रहते, लेकिन पिछले क्वार्टर में एक अच्छा खासा रीबाउंड देखने को मिला था। तो डिमांड को लेकर, रूरल डिमांड को लेकर, अर्बन डिमांड को लेकर कैसे सरकार और रिफॉर्म्स ला सकती है? क्या आपके सजेशंस रहेंगे कि इस पे थोड़ा और डिमांड अपटिक देखने को मिले? तो सर्टनली जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जो इमीडिएट क्राइसिस के वजह से जो भी इम्पैक्ट हो उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कुशन किया है। इफ़ यू लुक एट फ्यूल प्राइस इंक्रीज, बाकी देशों में ऑलमोस्ट 50 to 100% इंक्रीज, इंडिया में इट हैज़ बीन अ फ्रैक्शन ऑफ दैट एंड गवर्नमेंट इज़ अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ इट। सेम वे इंडस्ट्री भी कॉस्ट इंक्रीज काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब किया, तो डिमांड पे ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं आया है। अगर ये वॉर बट कंटिन्यूड लॉन्गर इट वुड हैव इम्पैक्टेड, but certainly margins have come under pressure because of cost pressure. But this is a short-term issue. As things settle to normal, I think that will also go away. What we need to do is to continue to invest for growth, and economy is growing positively. And because of El Nino, we need to also support our farm community, because उनके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा, कई जगह नहीं आएगा, कई जगह जहाँ आएगा फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन पिछले कुछ समय में, इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स, मंथ्स में एफआईआई की सेलिंग बहुत हद तक देखने को मिली, और एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है सीएनबीसी आवाज़ की काफ़ी रिटेल ऑडियंसेस, उनका भी फोकस रहता है जब मार्केट में टर्मोइल होता है, मेल्टडाउन देखने को मिलता है। इस पर लेकर सरकार ने ऑलरेडी बॉन्ड्स में कुछ छूट दी है, और आगे चल के कैसे रिफॉर्म्स हो सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ एफआईआई डोमेस्टिकली जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि एक अच्छा खासा रिबाउंड मार्केट में आ सके? सो सीआई की तरफ से पॉलिसी एफआई और स्टॉक मार्केट पे तो नहीं है, बिकॉज वी आर मोर फोकस्ड ऑन द रियल मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ एन आउटकम ऑफ रियल मार्केट। अगर आप रियल मार्केट पे फोकस करेंगे तो जो एफआई की सेलिंग हो, खरीद हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड एज फार एज शेयर होल्डर्स आर कंसर्न्ड, आई ऑलवेज से दिस दैट you have to buy stocks for long term. That is equity market, which means more than timing the market, time in the market is more important. कितने देर तक आप मार्केट में रहें, तो वो बात अलग है, that is separate. And as far as we are concerned, we have made recommendation on FDI. FDI is the money which comes in, which is invested as manufacturing capacity, has come in as investment to create capacities, assets here. And we are really saying that FDI will come in provided you do the reform process, because they will find India competitive. सर दूसरे देशों में सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर को लेकर काफ़ी कुछ केपेक्स देखने को मिल रहा है, इंडिया इंक भी काफ़ी प्रिपेयर कर रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर। आपने पावर की बात की, वहाँ पर एक अपटिक देखने को मिल रहा है। सर डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर में कितना
प्राइवेट केपेक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया इंक की तरफ से? कुछ इस पे नंबर्स अगर है तो। So clearly, data center and semiconductor is a growth area. तीन चार कंपनियां जो दे आर सेटिंग अप चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उस वजह से बाकी जो इकोसिस्टम है उसमें जो केमिकल्स, उसमें जो मटेरियल्स, उसमें जो टेस्टिंग, डिज़ाइनिंग, all that will get a fill-up because of that investment which has happened. If you broadly say what is the four big capital investment which have happened in India, metals are about metals, automobile, construction and chemicals. These account for the biggest set of investment between 65,000 crore to 80,000 crore in each of the sectors. So this will continue to be the place. As far as data centers are concerned, many companies are putting the capital in. The big benefit for India is we have large chunk of renewable power. With renewable power and storage, we can create green data centers, which is where the focus is. बिल्कुल सर, एआई को लेकर भी काफ़ी कंसर्न है। इंडिया को हमेशा ये कहा जाता है कि इंडिया सबसे पीछे रह गया एआई में, तो काफ़ी आईटी कंपनीज टाई अप भी कर रही है एआई को लेकर। ऐसे सीआईआई इंडिया इंक क्या यहाँ पे फोकस होना चाहिए? क्या जॉब्स पे भी इम्पैक्ट होगा सर? ये बात बहुत गलत सोचते हैं कि एआई की रेस तो अभी शुरुआत हुई है। अभी रेस के शुरुआत में कौन आगे कौन पीछे, इसके बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ा रहे हैं। आर वी गेटिंग मोर पीपल ट्रेंड इन एआई? आर वी गेटिंग मोर पीपल हु अंडरस्टैंड एआई? एंड फॉर अस, फॉर इंडिया, एआई is a tool. The main 1.4 billion people are there. They don't have access to healthcare. They don't have access to good education. They don't have access to good facilities. AI can be the engine which sort of gives them that benefit, and we should embrace AI as a tool for productivity. We should embrace AI as a tool to improve quality, and that is how we are seeing it. For industry, for example, AI can do R&D process much more efficiently. It is an aid to our R&D scientists. So what took 6 years can now take 3 years, which means with the same pool of people, or with the increased pool of people, we'll have better discoveries of new things. So really we are at the early stage, number one. Second main चीज़ यही है कि AI is a tool for our growth. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, पूरी इकोनॉमी में देखें तो कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे, कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म्स अगर थोड़ी बेटर हो, या आपकी तरफ से कोई सजेशन हो सरकार के लिए, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले समय में? So हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया है कि PLI स्कीम जो है, कई सेक्टर में काफ़ी उसका बेनिफिट मिला है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स. What we have said is PLI scheme should also be continued in about 10 odd sectors. And इसकी एग्जांपल देता हूँ, एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ये सेक्टर्स तो हैं ही which have huge export potential. Then there is a set of sectors where India imports a lot, like toy, furniture. ये तो we can make as good a toy, as good a furniture as anybody. So I think we have to focus on these sectors where we have recommended. It will generate employment, it will generate investment, it will also connect India to the world. ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया सीएमबी की आवाज़ को समय देने के लिए। थैंक यू।